नमस्कार, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों से हर कोई परेशान है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने पहली बार अंतरिम यूनुस सरकार को जमकर सुनाया, लेकिन अब हिंदुओं पर अत्याचार को खुद मोहम्मद यूनुस के करीबी ने कबूल किया है। तो चलिए कच्चा चिट्ठा में बांग्लादेश का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। शेख हसीना ने जमकर सुनाया, हिंदुओं पर हमले को लेकर बवाल। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव का एक बड़ा बयान सामने आया है। एक इंटरव्यू में प्रेस सचिव शफीकुल इस्लाम ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंसा की घटनाओं को स्वीकार किया है। इंटरव्यू के दौरान शफीकुल इस्लाम ने बताया कि हाँ, बांग्लादेश में कुछ हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं और मैं इन घटनाओं के घटित होने से इनकार नहीं कर रहा हूं। इस मामले पर उन्होंने कहा कि हिंसा की कई घटनाएं राजनीति से प्रेरित थी। यहाँ के बहुत से हिंदू भाई अवामी लीग को पसंद करते हैं और उसका समर्थन भी करते हैं। हिंदू समुदाय से आने वाले कई नेताओं ने बहुत से अलग अलग पदों पर काम भी किया है। उन्होंने कहा कि हम कई तरीकों से उनके खिलाफ होने वाली घटनाओं का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए हम कई फैसले ले रहे हैं। देश में करीब 1.5 करोड़ के पास हिंदू समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। हम सब भी उन्हीं के साथ वहां रहते हैं। इस्कॉन पर बैन नहीं लगेगा। प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इस्कॉन को लेकर भी बांग्लादेश सरकार का स्टैंड साफ किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास के गिरफ्तार होने के बाद इस्कॉन पर बैन की अटकलों को साफ किया। अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए हम कई फैसले ले रहे हैं। देश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। हम सब भी उन्हीं के साथ वहां रहते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, यूनुस सरकार बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में फेल हो चुकी है। न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, यूनुस नरसंहार के मास्टरमाइंड हैं। वो वर्चुअल माध्यम के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ी थी और उन्होंने 5 अगस्त का जिक्र करते हुए कहा कि उनके आधिकारिक आवास पर कई सारे हथियारों से लैस प्रदर्शनकारियों को भेजकर गोली चलवाई गई। करीब आधे घंटे तक वहां गोलियां चलाई जाती रहीं। ऐसे में कई लोगों की जानें जा सकती थी। बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। हाल ही में इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं और उनकी सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि देश की सरकार को वहां रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। डीसी ऑफिस पर हुआ प्रदर्शन। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों के विरोध में सर्व सनातन समाज के बैनर तले साक्षी आम बागान मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, जो डीसी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर थाम रखे थे, जिन पर हिंदू विरोधी अत्याचार नहीं सहेंगे और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करो जैसे नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से फौरन कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वहां के हिंदू समुदाय को धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये विरोध प्रदर्शन एकजुटता का प्रतीक है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचारों को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हाल के दिनों में हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हुए हमलों के साथ ही अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने आगामी दिनों में और भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित करने का ऐलान किया है। सुनामगंज में बरसा इस्लामी भीड़ का कहर। इन सबके बीच में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के न थमने का एक और सबूत सामने आ गया। हाल ही में वहां सुनामगंज जिले में मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों और मंदिरों को निशाना बनाया। इस बार उन्होंने एक हिंदू युवक के पोस्ट को आधार बनाकर हिंसा को अंजाम दिया और कई हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ की। कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर 2024 को 21 साल के हिंदू युवक ने अपने फेसबुक पोस्ट में हिफाज़ते इस्लाम के नेता मौलाना मुफ्ती मामूनुल हक की आलोचना की थी।
इसी को ईशनिंदा बताकर हजारों कट्टरपंथी जमा हुए और स्थानीय हिंदुओं के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया। इस सिलसिले में 3 दिसंबर की रात को बांग्लादेश के सुनामगंज इलाके के दोरा बाजार में इस्लामी भीड़ ने 130 घरों और 20 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की। अब घटना के बाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। फेसबुक पोस्ट करने वाले युवक का नाम आकाश दास बताया जा रहा है। पुलिस ने यहां पर पता लगाया कि आखिर हमले कहां हुए। फिलहाल स्थिति को संभालने के लिए मोला गांव में भी भारी पुलिस बल और सेना को तैनात किया गया है। दोबारा बाजार पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी जाहिदुल हक ने बताया कि जब स्थानीय लोगों ने फेसबुक पोस्ट से नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन किया तो उन्होंने आकाश दास को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद भीड़ ने पुलिस टीम पर भी हमला किया और उसे छीनने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति और कई अन्य हिंदू लोगों के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। इस घटना को लेकर सुनामगंज कस्बे में केंद्रीय लोकनाथ मंदिर के महासचिव खोकन रॉय ने कहा, भीड़ ने लोकनाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की और 15 लाख टका से अधिक मूल्य के कीमती सामान चुरा लिए। उन्होंने लगभग 100 घरों में भी तोड़फोड़ की। उप जिला पूजा उज्जैन परिषद के अध्यक्ष गुरु डे के घर और पारिवारिक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने कई स्वर्ण आभूषण की दुकानों और हिंदुओं की दुकानों में भी लूटपाट की। गौरतलब है कि सुनामगंज की इस घटना के बाद हिंदू सवाल कर रहे हैं कि आखिर अगर गलती एक इंसान ने की थी तो उन सबको इसके लिए क्यों भुगतना पड़ रहा है। वहीं पुलिस ने इस घटना को लेकर संदेह जताया कि यह घटना मुमकिन है कि यहां पर साजिश के तहत की गई हो। आपको बता दें कि कुछ दिनों में बांग्लादेश में कई जगह हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेशी मीडिया जगह जगह ये बता रहा है कि अंतरिम सरकार के आने के बाद हिंदू पूरी तरह से सुरक्षित है। यूनिस सरकार के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने दावा किया कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने के बारे में झूठी बातें फैला रहा है, जबकि हकीकत में यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान उस बीच सामने आया जब चटगांव में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। इस्कॉन प्रमुख चिन्मय दास को गिरफ्तार करके उन पर देशद्रोह लगा दिया गया। वकील रमेन रॉय पर भी हमला हुआ और वहीं मीडिया रिपोर्ट दावा करती है कि ऐसे हालात की वजह से ही हाल ही में वहां पर 200 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। भारत सामान भेजना अगर बंद करे तो क्या होगा? भारत और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा है कि राजनीति की वजह से भारत के साथ हो रहे व्यापार पर असर नहीं होगा। 4 दिसंबर को अहमद ने कहा कि अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों और अच्छी गुणवत्ता का सामान जहां से भी मिलेगा बांग्लादेश उसे खरीदेगा। भारत की तरफ से कुछ नेताओं ने मांग की है कि बांग्लादेश को भारत की तरफ से किया जाने वाला निर्यात रोका जाना चाहिए। अगस्त के महीने में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना सरकार के पतन और उसके भारत भाग आने के बाद से भारत बांग्लादेश में तनाव के हालात बने हुए हैं। आंदोलन के दौरान बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरपंथियों ने हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया था और अभी भी ये हालात बरकरार हैं। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी कर ली गई, जिस पर भारत ने चिंता जताई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते हमलों को लेकर भारत में बांग्लादेश से व्यापार रोकने की मांग हो रही है और इसे देखते हुए आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद सलाहुद्दीन ने कहा कि हम प्रतिस्पर्धी कीमतों और जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदेंगे और इन्हीं कारकों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार, भारत, अन्य देशों के आपूर्तिकर्ताओं के साथ चर्चा चल रही है। सलाहुद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, राजनेता कई बातें कह सकते हैं, निर्यातक उन पर ध्यान नहीं देते। अगर उत्पादकों को फायदा हो रहा है और उनके पास पर्याप्त मात्रा में उत्पाद है तो निर्यातक अपना उत्पाद बेचेंगे, चाहे वो हमें बेचें या किसी और को। उन्होंने कहा कि अगर व्यापार रोकने को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ तो निर्यातक देश के व्यापार विशेषज्ञ संभवतः इसका विरोध करेंगे। क्या बांग्लादेशी बाजार में कम हो रही सप्लाई? सलाहुद्दीन ने बांग्लादेशी बाजार में अस्थिरता के दावों को खारिज करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार जरूरी वस्तुओं की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी रमजान के दौरान बाजार स्थिर रहेगा क्योंकि हमने सप्लाई बढ़ाने के उपाय लागू कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सप्लाई चेन पर बात करते हुए लोगों से धीरज बनाए रखने का आग्रह किया। बांग्लादेशी नेता ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला में कोई कारक और लोग शामिल हैं, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाया जाना है, लेकिन हम उन पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाहुद्दीन ने कहा है कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलिए हैं।
उन्होंने आगे कहा कि राजनीति को समझना मुश्किल है, लेकिन लुटेरों को समझना बहुत आसान है। भारत और बांग्लादेश के बीच अरबों डॉलर का व्यापार। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है और इस वजह से इसे इंडिया लॉक्ड देश कहा जाता है। व्यापार के लिहाज से भारत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है। फरवरी 2024 के विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत को बांग्लादेश का निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर का रहा था। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 15.9 अरब डॉलर का रहा। इसी साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद से द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ा है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं, जिसे लेकर भारत बार बार आपत्ति जताता रहा है। हाल ही में बांग्लादेश इस्कॉन से जुड़े हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत ने इसे लेकर भी चिंता जताई है, जिसके बाद से दोनों देशों में तनातनी बढ़ी हुई है। तो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।